नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी शानदार शख्सियत की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिन्होंने न सिर्फ कुछ धुनें बनाई बल्कि सच कहें तो एक पूरी संस्कृति की पहचान को ही नया आकार दे दिया। हम बात कर रहे हैं आधुनिक नेपाली पहचान के असली शिल्पकार मास्टर मित्रसेन थापा की। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब अपनी कला को लोगों तक पहुंचाने के साधन बिल्कुल ना के बराबर थे, उस समय इस महान विजनरी ने अपनी आवाज और अपनी कलम को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और पता है, इसी से उन्होंने आधुनिक नेपाली संगीत और साहित्य की एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिस पर आज भी हमें गर्व है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप क्या होने वाला है, फटाफट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे पहचान के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका से, फिर जानेंगे कि उन्होंने मास्टर की उपाधि कैसे हासिल की, उसके बाद विरासत के तराने, फिर उनकी उद्देश्यपूर्ण कला को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे उनकी एक अमर सांस्कृतिक विरासत की। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, पहचान के रक्षक युग की सीमाओं को पार करना। कहानी शुरू होती है साल 1895 से। दार्जिलिंग का वो बेहद खूबसूरत इलाका जो उस जमाने में नेपाली भाषी समाज का एक धड़कता हुआ सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र था। समाज उस वक्त एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था और अपनी एक पक्की सांस्कृतिक पहचान ढूंढ रहा था। बिल्कुल इसी माहौल के बीच मित्रसेन थापा का जन्म हुआ और यहीं से अपने आसपास के लोकगीतों और पारंपरिक कविताओं को उन्होंने अपने अंदर समेटना शुरू कर दिया। अब देखिए, आज के दौर से अगर तुलना करें तो 20वीं सदी की शुरुआत में एक कलाकार होना कोई बच्चों का खेल नहीं था। एक तरफ उस दौर की चुनौतियां थीं, ना तो ढंग की कोई रिकॉर्डिंग तकनीक थी, पब्लिशर्स तो उंगलियों पर गिने जा सकते थे और संस्थागत सपोर्ट वो तो लगभग शून्य था। कलाकारों को पूरी तरह से अपनी जान पहचान और लाइव परफॉर्मेंस के भरोसे रहना पड़ता था। लेकिन अब इसके उलट जरा उनकी उपलब्धियों को देखिए। इन सब भारी भरकम रुकावटों के बावजूद मास्टर मित्रसेन ने अपनी कमाल की प्रतिभा से जो लोकप्रियता हासिल की वो आज भी हैरान करती है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भाई नेपाली भाषा में भी ऐसा शानदार और पॉपुलर संगीत रचा जा सकता है जो पीढ़ियों तक जिंदा रहे। चलिए एक सदी के इस सफर पर एक नजर डालते हैं। 1895 में उनका जन्म हुआ। उसके बाद 1920 के दशक तक आते आते अपनी दिल छू लेने वाली आवाज के जादू से वो एक प्रमुख गायक बन चुके थे। फिर आया 1930 का दशक, जब ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग ने उन्हें सचमुच हर घर का नाम बना दिया। 1946 में उनका निधन जरूर हुआ, लेकिन उनकी विरासत वो कहीं नहीं गई, बल्कि दशकों बाद 1993 में उनके सम्मान में एक राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई। यह सफर साफ दिखाता है कि कैसे एक इंसान का प्रभाव पूरे 100 सालों तक और आज भी पूरी मजबूती से कायम है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, मास्टर की उपाधि अर्जित करना केवल एक मनोरंजनकर्ता से कहीं अधिक। हम अक्सर बड़े सम्मान से कहते हैं मास्टर मित्रसेन थापा, लेकिन कभी सोचा है कि ये मास्टर शब्द कोई आम उपनाम नहीं है। कला और समाज में उनका जो रुतबा था, जो उनका भारी योगदान था ना, उसी ने उन्हें ये उपाधि दिलाई। आइए समझते हैं कि वो सिर्फ एक एंटरटेनर से कहीं बढ़कर क्यों थे। हमारे दक्षिण एशियाई परिवेश में मास्टर शब्द का मतलब बहुत गहरा होता है ना। ये सिर्फ किसी स्कूल टीचर या किसी हुनर तक सीमित नहीं है। ये उपाधि एक विद्वान, एक नैतिक मार्गदर्शक और समाज की संस्कृति को बचाने वाले रक्षक को दी जाती है, जो सबको प्रेरित करे। मित्रसेन थापा को लोगों ने यह सम्मान इसलिए दिया क्योंकि लोग उनकी कला में सिर्फ अपना मनोरंजन नहीं देखते थे, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति का रखवाला और जीवन की सच्ची सीख देने वाला मानते थे। अगर हम कहें कि वो सही मायनों में एक ऑलराउंडर थे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उन्होंने साबित किया कि नेपाली भाषा बेहतरीन और प्रभावशाली कला का जरिया बन सकती है। पहला, उनका गायन। उनकी आवाज में वो ईमानदारी और शब्दों का वो साफ उच्चारण था जो श्रोताओं को बस बांध कर रख देता था। दूसरा, उनकी कविता। उन्होंने पढ़े लिखे एलीट लोगों की मुश्किल भाषा के बजाय हम और आप जैसे आम लोगों की बोली में लिखा। और तीसरा, उनका अभिनय। जब वो मंच पर उतरते थे तो उनके हाव भाव सीधे लोगों के दिलों में उतर जाते थे। 3 अलग अलग कलाएं और तीनों में ऐसी महारत, सच में अद्भुत। अब रुक करते हैं तीसरे भाग का, विरासत के तराने, वे गीत जिन्होंने एक राष्ट्र को आकार दिया। अब बात करते हैं उनके उस काम की जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया, यानी उनके गीत। 1920 और 30 के दशक में रचे गए ये गीत महज कुछ धुनें नहीं थे, बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरी नेपाली भाषी आबादी और दुनिया भर में फैले उनके समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा भावनात्मक सहारा बन गया था। और ये गीत बहुत ही शानदार ढंग से दिखाते हैं कि कैसे उनकी कला समाज के हर एक पहलू को छूती थी। यो नेपाली शिर उचाली, इसने तो जैसे लोगों के अंदर साहस और गर्व का तूफान ला दिया।
जय जय नेपाल में उन्होंने भौगोलिक सुंदरता और एकता का जश्न मनाया। आमा, ये गीत तो माताओं के प्रति इतना भावुक ट्रिब्यूट था कि हर कोई रो पड़े। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, लाउरे को रिले में फैशन है रामरो में उन्होंने उस दौर के लाउरे फैशन और संस्कृति पर बड़ी मजेदार तरीके से चुटकी ली। मतलब हर गीत का अपना एक खास सामाजिक मकसद था। अपनी संस्कृति को बचाने के मामले में उनका विजन एकदम क्रिस्टल क्लियर था। जरा देश प्रेम गीत की इस कोटेशन पर गौर कीजिए, भाषा भेष र संस्कृति, यानी भाषा, पहनावा और संस्कृति। इस गीत के जरिए उन्होंने अपनी भाषा, अपने पारंपरिक पहनावे और अपने कल्चर को सहेजने का सीधा सीधा और जोरदार आह्वान किया। जरा सोचिए, उस दौर में जब समाज में बाहरी बदलाव बहुत तेजी से आ रहे थे, उनका यह संदेश लोगों को अपनी जड़ों से जुड़े रखने का एक बहुत ही पावरफुल मंत्र बन गया। चलिए अब चौथे भाग की तरफ चलते हैं, उद्देश्यपूर्ण कला, मित्रसेन का सामाजिक दर्शन। कहानी को थोड़ा और गहराई में ले जाते हैं। उनके लिए ना कला सिर्फ कला के लिए नहीं थी, कला सीधे तौर पर समाज के लिए थी। उनके हर एक गाने, हर एक कविता के पीछे एक बहुत ही गहरा सामाजिक और मॉरल विजन काम कर रहा था। वो पक्के तौर पर मानते थे कि कला का असली काम इंसान के चरित्र को ऊपर उठाना है। उनके सामाजिक दर्शन की कोर वैल्यूज क्या थी? समुदायों के बीच एकता, खुद पर कंट्रोल यानी अनुशासन, दुखी लोगों के लिए करुणा, अपने से बड़ों का सम्मान और आत्म सुधार। वो बार बार यही समझाते थे कि जो समाज बटा हुआ है वो कमजोर है। वो चाहते थे कि लोग उनके गीत सुनकर सिर्फ वाह वाह ना करें, बल्कि अपनी असल जिंदगी और अपनी सोच में एक पॉजिटिव बदलाव लाएं। उनके मानवता गीत का ये संदेश देखिए, सच कह रहा हूं, आज भी इसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच्ची महानता दिल से आती है। सच्चा इंसान वो है जो दूसरों के आंसू पोंछता है। कितनी सिंपल लाइन है, लेकिन इसका असर कितना गहरा है। इन पंक्तियों के जरिए उन्होंने लोगों को बताया कि दौलत शोहरत से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है दया और इंसानियत। और यही वो जज्बा था, वो इमोशनल गहराई थी जिसकी वजह से आम जनता उन पर अपनी जान छिड़कती थी। तो यहाँ जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये कि उनकी देशभक्ति आखिर किस तरह की थी। आज के समय में अक्सर देशभक्ति का मतलब दूसरों से नफरत या शत्रुता मान लिया जाता है ना? लेकिन मास्टर मित्रसेन थापा की देशभक्ति एकदम अलग थी। वो बहुत ही गरिमापूर्ण, रचनात्मक और एक साथ मिलकर चलने वाली देशभक्ति थी। उनका फोकस इस बात पर था कि अपने लोगों के भीतर आत्मविश्वास जगाया जाए, मुश्किल हालात में हिम्मत दी जाए। उनकी देशभक्ति लोगों को बांटने वाली नहीं, बल्कि समाज को एक धागे में पिरोने वाली थी। और अब हमारा पांचवा और अंतिम भाग, एक अमर सांस्कृतिक विरासत, अतीत के अग्रदूतों को वर्तमान की उत्कृष्टता से जोड़ना। देखिए, एक सचमुच महान कलाकार की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? यही ना कि समाज उसे कितनी सदियों तक याद रखता है। और दशकों बीत जाने के बाद भी मास्टर मित्रसेन थापा की विरासत आज भी उतनी ही फ्रेश और जिंदा है। आइए देखते हैं कि कैसे आज का समाज उन्हें ऑफिशियली सम्मान दे रहा है और उनकी ये महान विरासत आगे कैसे बढ़ रही है। उनकी यादों को हमेशा के लिए संजोने के मकसद से 1993 में नेपाली साहित्य परिषद ने मास्टर मित्रसेन थापा कंचनजंगा राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की। ये कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है, ये एक बेहद प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड है जो हर 3 साल में एक बार दिया जाता है। और इसका मेन पर्पस क्या है? संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन और आउटस्टैंडिंग काम करने वाले महान लोगों को सम्मानित करना। और ये जानना भी अपने आप में काफी प्रेरणादायक है कि इस सम्मान के सबसे पहले हकदार कौन बने। यह अवार्ड दिया गया था महान संगीतकार कैप्टन राम सिंह ठकुरी जी को, जिनका संगीत की दुनिया में योगदान बस अनमोल है। इस तरह के दिग्गजों को यह अवार्ड देकर समाज ने एक बहुत ही खूबसूरत काम किया है। उन्होंने इतिहास के एक महान पायनियर को आज के संगीत की उत्कृष्टता के साथ एक मजबूत पुल से जोड़ दिया है। अब एक बड़ा सवाल, आज के इस सुपरफास्ट, ग्लोबलाइज्ड और डिजिटल युग में उनकी इस कहानी का क्या मतलब है? हम क्यों याद करें उन्हें? जवाब इन पॉइंट्स में है। उनकी विरासत हमें वापस हमारी जड़ों तक खींच कर लाती है। ये आज की क्रिएटर्स को बताती है कि बिना किसी पर्पस के आपकी कला अधूरी है। मास्टर मित्रसेन थापा इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि सबसे सरल, आम बोलचाल के शब्दों में भी दुनिया का सबसे गहरा अर्थ छुपा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, वो आज भी हमें एक होकर अपनी जड़ों से जुड़े रहने की जबरदस्त प्रेरणा देते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपको एक बहुत ही जरूरी विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज का दौर जहां सोशल मीडिया पर हर रोज नए ट्रेंड्स बनते और बिगड़ते हैं, जहां चीजें बस कुछ पलों के लिए वायरल होती हैं, ऐसे में हमारे आज के कलाकार, आज के क्रिएटर्स ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि उनकी कला भी मास्टर मित्रसेन थापा की तरह एक ऐसी विरासत बने जो समय की सीमाओं को पार कर जाए और लोगों को हमेशा जोड़े रखे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो कसौटी है जिस पर हर सच्ची कला को खरा उतरना चाहिए। इस शानदार सांस्कृतिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ऐसे ही और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहिए।